हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कल गैट बी के एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया था और उसके बाद मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था जिसके थ्रू मैंने बताया था कि अब कैसे कैसे आपको एक्सेस करना है, स्कोर कार्ड कैसे एक्सेस करना है, रैंक कैसे पता करनी है, वो सारी चीज़ें बताई थी। बट आज उसके बाद से बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आया कि मेरी सर ये रैंक है और मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, इस तरीके की चीज़ें। वो सारी चीज़ें ठीक हैं, बट मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की, सभी स्टूडेंट्स के अंदर, बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर ये चीज़ देखी कि उनके दिमाग में बहुत कन्फ्यूज़न है ऑन द रैंक या उनको कौन सा कॉलेज मिलेगा, इस सारी चीज़ों के ऊपर बहुत कन्फ्यूज़न है। दैट इज़ वाई आई हैव डिसाइडेड टू डायरेक्टली मेक अ वीडियो जिससे सभी लोगों के दिमाग में वो सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएं। ठीक है, तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें जितने भी पॉइंट्स हम मेंशन कर रहे हैं वो सभी मैंने अभी कल के बाद के एक्सपीरियंस के ऊपर लिखे हैं, डाल रहा हूँ। उसमें सभी स्टूडेंट्स का कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा क्योंकि आपके लगभग सारे क्वेश्चंस का इसमें आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो बिना देर किए हुए सबसे पहले शुरू करते हैं। जो सबसे एक कॉमन हमें प्रॉब्लम नज़र आ रही है स्टूडेंट्स के अंदर, वो मुझे अपनी स्कोर कार्ड, अपना रैंक भेज रहे हैं, पूछ रहे हैं कि मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा। बेटा, कौन सा कॉलेज मिलेगा ये जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि क्या आप क्वालिफ़ाइड हैं गैट बी में कि नहीं क्वालिफ़ाइड हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये क्लियरिटी नहीं है कि वो क्वालिफ़ाइड हैं कि नहीं क्वालिफ़ाइड हैं, क्योंकि मुझे 300-400 रैंक तक के स्टूडेंट्स मुझे भेज रहे हैं मैसेज कि सर हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो इसीलिए मैंने ये पॉइंट सबसे पहले रखा कि वेदर यू शुड डिसाइड वेदर यू आर क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड। सो हाउ टू डिसाइड दैट, उस चीज़ को कैसे पता करें, तो इसका भी मैंने एक उपाय ढूंढ लिया है। मैं एक सैम्पल स्कोर कार्ड लेकर के आया हूँ आपके पास और इसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन्ड हैं आप इसको देखिए। सभी स्टूडेंट्स इस बात को ज़्यादा ध्यान से देखें, इसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन्ड हैं। तो ये गैट बी का ही स्कोर कार्ड है, गैट बी का स्कोर कार्ड है 2022 का, इसी साल का। टोटल नंबर ऑफ़ मार्क्स यहाँ पे कितने होते हैं, 240। तो आप सभी याद रखिए कि ये नंबर ऑफ़ मार्क्स जो हैं वो सभी स्टूडेंट्स के लिए एक ही हैं, 240 मार्क्स हैं। नेक्स्ट कॉलम में देयर इज़ मार्क्स ऑब्टेन्ड। सो व्हाट इज़ मार्क्स ऑब्टेन्ड, जो भी मार्क्स आपने अपने एग्ज़ाम में हासिल किए हैं दैट इज़ मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो ये 123.50 मान लीजिए इस स्टूडेंट के हैं जिसका मैं आपको सैम्पल दिखा रहा हूँ। ही और शी हैज़ गॉट 123.50 मार्क्स। और मैं आपको ये बात बता दे रहा हूँ कि ये जो इन्होंने जिस कैटेगरी में अप्लाई किया था दैट वाज जनरल कैटेगरी में इनके 123.50 मार्क्स हैं। नेक्स्ट कॉलम में आ जाइए, यहाँ पे मेंशन्ड है क्वालिफाइंग मार्क्स। अब इसी क्वालिफाइंग मार्क्स को आप कट ऑफ मार्क्स भी बोलते हैं, कट ऑफ मार्क्स भी बोलते हैं। अब यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स क्या क्या दिए गए हैं ये देख लीजिए। ये सबसे पहली कैटेगरी जो है वो अनरिजर्व्ड की है, UR। इसी को आप जनरल कैटेगरी भी कहते हैं, ठीक है, चाहे UR कहिए चाहे जनरल कहिए। इसमें जो कट ऑफ मार्क्स गए हैं वो 112 हैं। अगर मैं OBC की बात करूं तो इसमें कट ऑफ 71 है, SC और ST में 60 मार्क्स कट ऑफ है, PWD में 60 है, अगेन EWS में 65 है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ द कट ऑफ अकॉर्डिंग टू ईच कैटेगरी। हर कैटेगरी का कट ऑफ हमने यहाँ पे दे दिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रैंक क्या है। अब यहाँ पे देखिए इस स्टूडेंट की जो रैंक है वो 124 है। अच्छा, इस कैटेगरी वाइज रैंक का क्या मतलब है, क्योंकि इन्होंने जनरल कैटेगरी में अप्लाई किया था इसलिए ये जो रैंक है इनकी 124 वो जनरल कैटेगरी की रैंक है। तो अब अगर इस डेटा को हम एनालाइज करें तो इस स्टूडेंट का गैट बी क्वालिफाइड हो चुका है क्योंकि इसके 123.50 मार्क्स हैं। अगर ये मार्क्स कट ऑफ मार्क्स से, उस कैटेगरी के कट ऑफ मार्क्स से, ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसने जनरल में अप्लाई किया था, तो उस कैटेगरी के कट ऑफ मार्क्स से अगर मार्क्स ज़्यादा हैं तो गैट बी क्वालिफाइड माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे जी, गैट बी क्वालिफाइड। ठीक, अगर नहीं ज़्यादा है, कम है, तो आप नॉट क्वालिफाइड हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए यही मार्क्स 70 होते तो आपने देखा 70 जो है वो 112 से कम है तो आप नॉट क्वालिफाइड हो जाएंगे, नॉट क्वालिफाइड। तो अब परेशानी कहाँ पे आ रही है, इस NTA ने क्या किया है
कि उन्होंने रैंक सभी की दे दी है। मतलब जो बच्चे क्वालिफाइड हैं उनकी भी रैंक मिल गई है, जो नॉट क्वालिफाइड है उनकी भी रैंक मिल गई है। तो बच्चों के अंदर एक कन्फ्यूजन हो गया है कि हमको जब रैंक मिली है तो वी कैन अप्लाई फॉर डिफरेंट कॉलेजेस। तो उनकी गलती नहीं है, दे हैव गॉट द रैंक, सो दे आर थिंकिंग कि वी आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर डिफरेंट कॉलेजेस, बट ऐसा नहीं है। अगर आप क्वालिफाइड नहीं हैं तो आपको अप्लाई नहीं करना है। अभी इसके ऊपर मैं और डिस्कशन करूंगा। इतनी चीज़ समझ में सबको आ गई होगी आई बिलीव। ठीक, चलिए, तो इसके बाद फर्स्ट चीज़ हम लोगों ने देख ली, क्लैरिफिकेशन ऑन क्वालिफाइड एंड नॉट क्वालिफाइड। नेक्स्ट पॉइंट मैंने ये भी बता दिया आपको कि व्हाट इज़ द डिफरेंट कट ऑफ, अलग अलग कट ऑफ क्या है। यहाँ पे मैं एक बात और आपको मेंशन कर दूँ कि याद रखिए कि कट ऑफ से जितना मार्क्स अधिक होगा आपका, अब जैसे यहाँ पे 123 मार्क्स हैं और ये 123 मार्क्स इस स्टूडेंट के हैं और 112 जो है वो कट ऑफ है जनरल का। सो जितना ज़्यादा आपका कट ऑफ होगा, कट ऑफ से जितना ज़्यादा मार्क्स होगा, मतलब इसके बीच में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, मार्क्स जितने ज़्यादा कट ऑफ से होंगे उतना आपको अच्छा कॉलेज मिलने के चांस हो जाएंगे। ओके, सो अगर आपके मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा हैं तो आपको गुड कॉलेजेस, अच्छे कॉलेजेस, आपकी पसंद के कॉलेजेस मिलने की संभावना बढ़ती जाएगी। और जितना आप कट ऑफ के नज़दीक जाएंगे, मार्क्स कट ऑफ से जितने नज़दीक जाएंगे उतने अच्छे कॉलेजेस मिलने की संभावना कम होती जाएगी और क्या पता कि कॉलेज ही ना मिल पाए। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे एक एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का नाम दे करके पूछ रहे हैं कि सर मुझे ये फ़लानी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। देखिए, ऐसा प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। कोई भी प्रेडिक्ट ये नहीं कर पाएगा कि आपको वो फ़लानी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी। इसके पीछे एक कारण है। क्यों? आप सपोज़ करिए कि आप राजस्थान में रहते हैं और आपको कोई राजस्थान की कोई एक यूनिवर्सिटी पसंद है, वहाँ पे आप ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, आपकी रैंक भी ठीक ठाक है, बट मान लीजिए जो टॉप रैंकर्स हैं वो भी राजस्थान के ही रहे हों। ठीक है, और उनको भी उसी यूनिवर्सिटी में इंटरेस्ट हो। अब मान लीजिए उस यूनिवर्सिटी में कुल मिलाकर के कितनी सीट्स हो जाएं, मान लीजिए उस यूनिवर्सिटी में कुल मिलाकर के 30 सीट्स हों। अब इस 30 सीट्स में से जो टॉप रैंकर्स हैं वो इस यूनिवर्सिटी को ही चूज़ कर लेंगे, तो सारी सीट्स फुल हो जाएंगी 30 में से 30, तो आपको वो कॉलेज नहीं मिल पाएगा। आपकी रैंक अच्छी होती हुए भी वो कॉलेज नहीं मिल पाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल है कि आपको वो यूनिवर्सिटी मिल सकती है कि नहीं मिल सकती। तो क्या कर सकते हैं हम, क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं? हाँ, एक चीज़ प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपको टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी, मीडियम लेवल की मिल सकती हैं या लो लेवल की यूनिवर्सिटीज़ मिल सकती हैं। अब इसको पता करने का क्या तरीका है? आपको याद होगा कुछ समय पहले मैंने गैट बी के ऊपर ही, इसी प्लेलिस्ट के अंदर, गैट बी की प्लेलिस्ट के अंदर एक वीडियो या दो वीडियो बनाए थे। उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है एमटेक के जो कॉलेजेस एमटेक की डिग्री प्रोवाइड करेंगे उनकी रैंकिंग्स या उनके ऊपर डिस्कस किया हुआ है। कौन कौन से कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, कौन से मिडिल हैं, कौन से लोअर लेवल पे हैं। और साथ साथ में एमएससी के बारे में भी सेम चीज़ मैंने डिस्कस की हुई है रैंकिंग्स की। अगर आपको नहीं याद है तो मैं इसका जो लिंक है वो यहाँ पे शेयर कर दूँगा। तो ये दोनों वीडियोस अगर आप देख लेंगे तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि टॉप, मीडियम या लोअर लेवल के कॉलेजेस कौन से हैं। ज़्यादातर जो स्टूडेंट जो मुझसे पूछ रहे हैं, मैं उनको यही चीज़ बता रहा हूँ कि आप ऊपर वाली यूनिवर्सिटीज़ अप्लाई करिएगा, मिडिल वाली या लोअर वाली। ठीक है, और वो मैं किस तरीके से बता रहा हूँ, बेसिकली क्योंकि जो पुराना कट ऑफ है उसी के बेसिस पे कोई भी आदमी आपको प्रेडिक्ट करके बता सकता है। 100% श्योर कोई भी नहीं बता सकता, बस एक एक्सपीरियंस के ज़रिए बता सकता है। तो वही मैंने ये वीडियोज़ बनाए हुए हैं और डिपेंडिंग अपॉन द रैंकिंग्स ऑफ द यूनिवर्सिटी, इसी के बेसिस पे स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेते हैं टॉप लेवल के कॉलेजेस, मीडियम के और लोअर के। तो जितना आपका मार्क्स कट ऑफ से ऊपर है उतना ज़्यादा चांस हो जाएगा कि आपको टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस मिल जाएं। जितना मार्क्स कम होता जाएगा उतना मीडियम या लोअर लेवल के कॉलेजेस आपको मिलने की संभावना होगी। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे एमटेक और एमएससी की है। देखिए, एक ही एग्ज़ाम हुआ है, गैट बी का एक ही एग्ज़ाम हुआ है, उसमें एमटेक चाहने वाले स्टूडेंट्स ने भी अप्लाई किया है, एमएससी वालों ने भी अप्लाई किया है। तो रैंकिंग या जो लिस्ट बनी है वो एक ही बनी हुई है। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट कि सपोज़ करिए कि जो टॉप रैंकर्स हैं वो एमएससी के हो गए, तो एमटेक वालों को सीट मिलने की संभावना ज़्यादा हो गई। और
मतलब तो आपकी पीछे की रैंक होते हुए भी आपको एमटेक का कॉलेज मिल सकता हो सकता है। या अगर मान लीजिए कि टॉप रैंकर्स एमटेक वाले हों तो एमएससी वालों को पीछे की रैंक होते हुए भी उनको कॉलेज मिल सकता है, क्योंकि एमटेक वाले तो एमटेक के कॉलेजेस ही चूज़ करेंगे। बात समझ में आ गई। दूसरी चीज़, मैंने ऑलरेडी सीट्स का भी एनालिसिस बता रखा है कि एमएससी में कितनी सीट्स थी, एमटेक में कितनी सीट्स थी, तो आपको उसको भी कंसिडर करके एक थोड़ा बहुत आइडिया लग सकता है कि आपको क्या कॉलेज मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। ठीक है। दूसरी चीज़, जब आप मुझसे पूछ रहे हो तो आप ये ज़रूर बताएं कि आप एमटेक के लिए फॉर्म भरे थे कि एमएससी के लिए फॉर्म भरे थे। ठीक। एक और प्रॉब्लम है जो आगे क्या करना है, इसके बाद क्या होगा, ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसके लिए भी कंफ्यूज्ड हैं कि अब आगे नेक्स्ट लेवल पे क्या होने वाला है, तो इसको भी समझते चलिए। नेक्स्ट लेवल पे क्या होगा, अब जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, नेक्स्ट लेवल पे क्या होगा, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, अब ये 10 से 11 दिन या 1 वीक से थोड़ा सा ऊपर की बात मैं कर रहा हूँ, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ ने गैट बी के थ्रू एडमिशन लेने की बात करी हुई है, वो क्या करेंगी, वो अपने सीट्स का या अपने कोर्सेज़ का एडवर्टीज़मेंट करेंगी, कोर्सेज़ का एडवर्टीज़मेंट करेंगी। इस कोर्सेज़ के एडवर्टीज़मेंट में क्या होगा, वो ये बताएंगे कि भाई इस कोर्स के लिए मेरे पास 30 सीट्स हैं मान लीजिए, और ये गैट बी के ज़रिए भर रही हैं, और वो फॉर्म निकालेंगे और उसमें कहेंगे कि जो भी स्टूडेंट्स गैट बी क्वालिफाइड हैं, जो भी स्टूडेंट्स गैट बी क्वालिफाइड हैं, वो अपनी अपनी रैंक और स्कोर कार्ड के साथ अप्लाई करें, रैंक और स्कोर कार्ड के साथ अप्लाई करें। तो यहीं पे देखिए ये क्वालिफाइड शब्द जो है, जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स कट ऑफ से कम हो जा रहे हैं, वो यहाँ पे अब वो एलिजिबल नहीं होंगे अप्लाई करने के लिए। तो अब उन्हें क्या करना है या वो क्या कर सकते हैं, उसके बारे में अभी डिस्कस करूँगा। ठीक है। तो ये अब आप जैसे जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म्स आते जाएँ, आप उसको अप्लाई करते जाइए डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट इन दैट यूनिवर्सिटी। जिनकी अच्छी रैंक है वो अच्छे कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं, और जैसे जैसे रैंक कम होती जा रही है, जैसे जैसे रैंक टू से गड़बड़ होती जा रही है, वैसे वैसे आपको लोअर लेवल के कॉलेजेस मिलेंगे। अब दूसरी चीज़, वो कॉरेस्पॉन्ड कैसे करते हैं। जब आप ये फॉर्म भर देंगे तो यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से आपको इन जनरल मेल्स किए जाते हैं, ईमेल किया जाता है, जिसमें वो सारी डिटेल्स बताते हैं कि इस दिन काउंसलिंग है। पिछली बार क्या हुआ था, काउंसलिंग जो थी वो ऑनलाइन थी। इस बार हो सकता है क्योंकि सिनेरियो ठीक हो चुका है कोविड का, तो हो सकता है कि काउंसलिंग जो है वो ऑफलाइन हो जाए, तो आपको अलग अलग जगह जाना पड़ सकता है, मे बी। लेकिन इन सब का जो डिटेल है, जो वो करस्पॉन्डेंस करेंगे, वो वाया मेल करेंगे। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, कई बार जो मेल्स हैं वो स्पैम फोल्डर के अंदर चले जाते हैं। ऐसा हो चुका है, पिछले से पिछले साल मेरा एक स्टूडेंट था जिसने ये स्पैम फोल्डर चेक नहीं किया और एक यूनिवर्सिटी का मेल उसमें चला गया था। उसकी वजह से उसका काफ़ी नुकसान हो गया, वो अटेंड नहीं कर पाया काउंसलिंग। तो अपने स्पैम फोल्डर को बराबर चेक करते रहिए, हो सकता है मेल वहाँ चला जाए। ठीक, यहाँ तक की बात भी हम लोगों ने कर ली। अब उसके हिसाब से आप वहाँ पे काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं जा कर के। तो ये तो हो गया उन बच्चों के लिए जिनका क्वालिफाई हो चुका है। अब जो बच्चे नॉट क्वालिफाइड हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स नॉट क्वालिफाइड वाले भी मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपके मार्क्स कट ऑफ से कम हो गए हैं और आप नॉट क्वालिफाइड हैं, तो बहुत कम चांस हो जाता है कि आपको गैट बी के थ्रू एडमिशन मिले, क्योंकि वो गैट बी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को ही लेंगे। लेकिन एक सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल लेकर के। मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी में 30 सीट्स हैं और इसमें 15 सीट ही भर पाई गैट बी के थ्रू, 15 सीट ही भर पाई। 15 सीट अभी भी बाकी हैं, जो कि बहुत कम चांस है, रेयर चांस है, आपको भी पता होगा, क्योंकि बायोटेक में इतनी भीड़ ज़्यादा है। तो 15 ही सीट्स भर पाई, 15 खाली रह गई हैं। तो अब इन 15 के लिए हो सकता है वो अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट करवा ले वो यूनिवर्सिटी, या अलग से जो इंटरव्यू कंडक्ट करवा ले वो यूनिवर्सिटी, या अलग से काउंसलिंग कंडक्ट करवा ले। चाहे जिस तरीके से भी वो कंडक्ट करवा सकती है, इंटरव्यू करवा ले या काउंसलिंग करवा ले, डिपेंड करता है उस यूनिवर्सिटी के ऊपर। बट आप कुछ क्लेम नहीं कर सकते, इट्स नॉट एसेंशियल कि वो करवाएगी। हो सकता है ये 15 का बैच ही आगे बढ़ने लगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है,
तो ये सिनेरियो काफ़ी ब्लीक है, इसके चांसेस काफ़ी कम है, बट आई जस्ट टोल्ड यू व्हाट कैन हैपन। तो आप इन यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स को रेगुलर चेक करते रहें। यहाँ पर भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपनी वेबसाइट के ऊपर ही एडवर्टीज़मेंट निकालेंगी, तो इनकी वेबसाइट्स आप रेगुलर चेक करते रहिए ताकि कोई भी अपडेट हो तो आपको मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ तक की बात तो हम लोगों को समझ में आ गई। ठीक, चलिए, अब ये चांसेस तो बहुत ब्लीक हैं नॉट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन एक और एग्ज़ाम है जो आप अभी जा सकते हैं जिसके लिए, वो है CUCET। जिन भी स्टूडेंट्स का क्वालिफाई नहीं हो पाया है या क्वालिफाई हुआ भी है, रैंक अच्छी नहीं है, वो CUCET के ऊपर फोकस करें। वो अगले महीने ही एग्ज़ाम है और इसमें से भी बहुत सारी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका साल भी बर्बाद नहीं होगा और आपको अच्छा कॉलेज भी मिल जाएगा। तो इसलिए CUCET के ऊपर फोकस करें रादर दैन ये सोचने के कि हमारा तो सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि अब जो हो चुका वो हो चुका। ठीक है, तो ये बात यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। तो CUCET के लिए प्रिपेयर करिए, ये आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इस सैम्पल GAT-B का जो मैंने आपको स्कोर कार्ड दिखाया है, अपना क्वालिफ़िकेशन नॉन क्वालिफ़िकेशन ज़रूर देख लीजिएगा। तो हमने क्लैरिफिकेशन वाली बात कर ली, कट ऑफ समझा दिया आपको, टॉप मीडियम लोअर कॉलेजेस समझा दिया, MTech MSc के बारे में समझा दिया, और आगे किस तरीके से इसको लेके चलना है उसके बारे में भी समझा दिया। ठीक है, आपके कोई और क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, अगर आप मुझसे कुछ पूछ रहे हैं तो आप ये ज़रूर मेंशन करिएगा कि MTech MSc, और टेलीग्राम चैनल पे अगर आप पूछ रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। मैं नहीं चाहूँगा कि आप अपना स्कोर कार्ड या अपना डिटेल जो है वो डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दें। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आप डायरेक्टली मुझे भेज दीजिए, मुझे मैसेज कर दीजिए, मुझे जो भी एनालिसिस करना होगा जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको उसी पे रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो डायरेक्टली पोस्ट मत करिएगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।